हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आपकी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कारक। तो बच्चों, इस पाठ में आप जानेंगे कारक किसे कहते हैं। आइए कारक को जानने के लिए एक अनुच्छेद पढ़ते हैं। एक समय बात है, एक बंदर पेड़ बैठा वर्षा भीग रहा था। उसी पेड़ बया घोंसले बैठी आनंद वर्षा ले रही थी। अचानक उस दृष्टि कांपते हुए बंदर पड़ी। उस दयावश बंदर का, भैया अच्छा होता आप भी एक घर बना लिया होता, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। बया बात सुनकर बंदर गुस्सा आ गया। उस तत्काल बया सुंदर घोंसला तोड़कर नीचे फेंक दिया। अब बच्चों, जो अनुच्छेद मैंने आपको पढ़ा सुनाया वो आपको समझ में आया? तो बच्चों, इस अनुच्छेद को पढ़ने पर इसके वाक्य अधूरे लग रहे हैं और इनका अर्थ भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो रहा है। किंतु यदि हम वाक्यों में की, पर, में, का, ने, से, को आदि जोड़ देते तो वाक्य पूरे स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे कि इस अनुच्छेद को अब हम कारक जोड़कर पढ़ते हैं। जैसे एक समय की बात है, एक बंदर पेड़ पर बैठा वर्षा में भीग रहा था। उसी पेड़ पर बया घोंसले में बैठी वर्षा का आनंद ले रही थी। अचानक उसकी दृष्टि कांपते हुए बंदर पर पड़ी। उसने दयावश बंदर से कहा, भैया अच्छा होता आपने भी एक घर बना लिया होता, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। बया की बात सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया। उसने तत्काल बया का सुंदर घोंसला तोड़कर नीचे फेंक दिया। अब यहाँ प्रत्येक वाक्य में शब्द एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और सार्थक अर्थ दे रहे हैं। यह सार्थक अर्थ हमें कारक और उनके कारक चिन्हों के कारण समझ में आ रहा है। अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है वह कारक कहलाता है। एक बार फिर से, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा कारक के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है वह कारक कहलाता है। आइए याद रखने वाली बात इसमें क्या है वो भी जान लेते हैं। तो बच्चों, कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह अथवा परसक के नाम भी से भी जाना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम कारक के भेद की ओर। तो बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। तब प्रत्येक कारक का एक निश्चित परसक होता है। जैसे कर्ता कारक, इसका परसक है ने। कर्म कारक परसक को। करंग कारक से के द्वारा है इसका परसक चिन्ह। संप्रदान कारक, इसका परसक चिन्ह है को के लिए, के हेतु। अगला है पादान कारक, इसका परसक चिन्ह है से, अलग होने के अर्थ में। अगला है संबंध कारक, काके की रारे री, इसका परसक चिन्ह है। अधिकरण कारक परसक चिन्ह में पर, और संबोधन कारक हे अरे, इसका परसक चिन्ह है। अब एक एक करके हम सारे कारकों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कर्ता कारक के विषय में। बच्चों, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन हल चला रहा है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। तो इन वाक्यों में मोहन और अध्यापक द्वारा क्रिया करने वाले का बोध हो रहा है। अतः मोहन और अध्यापक क्या है? कर्ता कारक है। इसमें याद रखने की बात है कि कर्ता कारक में वर्तमान काल और भविष्यत काल में ने परसक प्रयोग नहीं होता। एक बार फिर से, कर्ता कारक में वर्तमान काल और भविष्यत काल में ने परसक का प्रयोग नहीं होता। अगला कारक है कर्म कारक। बच्चों, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे विनीत विद्यालय जाता है, मैंने गाय को नहलाया। इन वाक्यों में जाता है क्रिया का फल विद्यालय पर और नहलाया क्रिया का फल गाय पर पड़ रहा है। अतः विद्यालय और गाय कर्म कारक है। इसमें भी याद रखने योग्य बात है कि अप्राणीवाचक कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। याद रखिएगा, अप्राणीवाचक कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता। तीसरा कारक है करण कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साधन का पता चलता है, अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे माँ छलनी से सब्जी चला रही है, तो माँ ने सब्जी चलाने के लिए किस साधन का प्रयोग किया? छलनी का। और सीमा बस के द्वारा आगरा गई। तो बच्चों, इन वाक्यों में कर्ता माँ ने छलनी और कर्ता
सीमा ने बस के द्वारा क्रिया संपन्न की है। अतः कलछी और बस करण कारक है, अर्थात वो जो साधन है वो करण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं बच्चों के लिए फल लाया हूं, रवि ने गरीबों को भोजन दिया। तो इन वाक्यों में मैं और रवि करता है जो क्रमशः बच्चों और गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं। अतः बच्चों और गरीबों संप्रदान कारक है। पांचवा है अपादान कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या दूसरी वस्तु से पृथक होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कलम हाथ से छूट गई है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो इसमें गिरकर या छूटकर अलग होने का बोध है, इसीलिए यहाँ पर अपादान कारक है। तो इन वाक्यों में हाथ से कलम और वृक्ष से पत्ते का अलग होना पाया जा रहा है, अतः हाथ तथा वृक्ष अपादान कारक है। छठा कारक है हमारा संबंध कारक। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से ना होकर दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहन की बहन बीमार है, सीमा के पापा अखबार पढ़ रहे हैं। तो इन वाक्यों में मोहन का संबंध बहन से और सीमा का संबंध पापा से ज्ञात हो रहा है, अतः मोहन तथा सीमा संबंध कारक है। सातवां है अधिकरण कारक। वाक्य में जो शब्द क्रिया के आधार को सूचित करते हैं उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, मेरी जेब में कुछ नहीं है। तो इन वाक्यों में पेड़ तथा जेब से क्रिया के आधार का बोध हो रहा है, अतः पेड़ तथा जेब अधिकरण कारक है। हमारा आठवां और अंतिम कारक है संबोधन कारक। बच्चों, वाक्य में जिस शब्द से किसी को पुकारा अथवा संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान हमारा मार्गदर्शन करो, अरे मोहन इधर आओ। तो इन वाक्यों में भगवान तथा मोहन को पुकारा गया है, अतः भगवान तथा मोहन संबोधन कारक है। इसमें याद रखने योग्य बात है कि संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह या अल्प विराम अवश्य लगाते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह या अल्प विराम अवश्य लगाएं। चलिए अब कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर जान लेते हैं। तो बच्चों, वाक्य में जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है, और जबकि जिसके लिए कुछ किया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। कर्म एवं संप्रदान दोनों ही कारकों में कोपरसक प्रयोग किया जाता है, इसलिए कई बार इसमें परेशानी आ सकती है। परंतु इन दोनों में मूल अंतर यह है कि जहां देने या किसी के लिए कुछ करने का भाव होता है वहां कोपरसक के होने पर भी संप्रदान कारक होगा, लेकिन अन्य स्थितियों में कर्म कारक होगा। जैसे कि राम ने रावण को मारा, अन्य स्थिति के कारण यह कर्म कारक है, को विभक्ति है। शिखा ने संध्या को उपहार दिया, यहां देने का भाव है, तो देने के भाव के कारण संप्रदान कारक है, को विभक्ति है। आप जानेंगे हम करण कारक और अपादान कारक में अंतर। बच्चों, करण और अपादान दोनों ही कारकों में से परसक प्रयोग होता है, किंतु जहां करण कारक में से परसक का प्रयोग किसी साधन या माध्यम के लिए होता है, वहीं अपादान कारक में से परसक का प्रयोग किसी वस्तु से अलग होने के लिए होता है। जैसे उसने बस से यात्रा की, इसमें करण कारक है। पेड़ से पत्ता गिरा, अलग होने का भाव, तो अपादान कारक आ गया। उम्मीद करती हूं कि आपको करण कारक अपादान कारक में अंतर अच्छे से समझ आया होगा। परंतु एक बार आपके अभ्यास के लिए हम इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। और वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से पृथक होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। वाक्य में जो शब्द क्रिया के आधार को सूचित करते हैं उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। और जहां करण कारक में से परसक का प्रयोग किसी साधन या माध्यम के लिए होता है, वहीं अपादान कारक में से परसक का प्रयोग किसी वस्तु से अलग होने के लिए होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको कारक अच्छे से समझ आए होंगे। इसमें हमने
कारक और उसके भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।